सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है But to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपने तो उनको बहुत बार आपने तो बहुत बार उनको टोका, लेकिन बहुत बार इन्होंने दे दिया आपको ही धोखा। सभापति महोदय, मैं देश के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। जगदीप धनखड़ बनाम जया बच्चन। जया अमिताभ बच्चन कह दिया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा था। आज राज्यसभा की कार्रवाई में इन दोनों के बीच हुई बहस ने सबका ध्यान खींचा। खुद को एक्टर बताते हुए सभापति को लहजा बताया गया। वहीं जगदीप धनखड़ ने कह दिया कि सेलिब्रिटी हैं तो जेडीयू सांसद ने बताया कि असल में हंगामे को उकसाया किसने था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर देश की संसद में अचानक क्या और क्यों बात होने लगी। बांग्लादेश के हालात पर राहुल गांधी पर कौन भड़क गया और रेल हादसों पर अश्विनी वैष्णव को सामने से किसने नसीहत दे दी। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाबों को हम संसद में आज के शो में आपको बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं निखिल। चलिए शो शुरू करते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा, जो कि प्रोसीजर है। कार्रवाई आगे बढ़ी। फिर सभापति की अनुमति से सदस्यों ने अपने विषयों को सदन के सामने रखा। कुछ वक्त गुजरा। फिर 8 जुलाई को बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी की नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर की गई टिप्पणी पर हंगामा होने लगा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने मामले में दखल देने की कोशिश की, जो सभापति को रास नहीं आई। धनखड़ ने बताया कि घनश्याम तिवारी से इस बारे में बात हुई है। उनका कहना है कि बातों को गलत तरीके से समझा गया, जबकि खड़गे की तो हुई थी तारीफ। लेकिन विपक्ष घनश्याम तिवारी की टोन का जिक्र कर माफी की मांग करता रहा। धनखड़ इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। घनश्याम तिवारी बनाम खड़गे के मसले ने अब नया मोड़ भी ले लिया। निशाने पर सभापति जगदीप धनखड़ आ गए। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने जगदीप धनखड़ से कहा कि आपका टोन ठीक नहीं है। इस पर सभापति नाराज हो गए। सदन में क्या बहस हुई, आइए सुनते हैं। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, And I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, seat given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations. We live up to reputations. Nothing doing. No. प्रश्नकाल का ऐलान तो पहले ही हो चुका था, लेकिन सवालों की नौबत आ पाती इससे पहले हंगामा तेज हो गया। सभापति जगदीप धनखड़ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper,
I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Kharge ji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get. No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. It is misconduct. सभापति के गुस्से के बीच विपक्ष ने खूब हंगामा किया, फिर सदन से वॉकआउट कर गया। जया बच्चन समेत विपक्ष के इस रवैये पर नेता सदन जेपी नड्डा ने नाराजगी भी जताई। इस बीच शिवराज सिंह चौहान बोले कि उन्होंने अपने जीवन में प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित व्यवहार नहीं देखा। 92 साल के एचडी देवेगौड़ा भी इस घटना पर बोले। पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद देवेगौड़ा ने कहा कि घनश्याम तिवारी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जो कुछ भी हुआ उस विषय को आपने सुलझा दिया था। खड़गे भी मान गए थे, लेकिन विपक्ष के 1-2 सदस्यों ने जानबूझकर उन्हें उकसा दिया। देश सब कुछ देख रहा है। सर, यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन घनश्याम तिवारी एंड the leader of the opposition, called both of the leaders to your house, to your chambers, and then try to see that the matter is sorted out. Sir, I was watching. Opposition leader Kharge ji was almost reconciled, but 1 or 2 members tried to provoke it. बिहार से जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि आप इन लोगों को बहुत मौका देते हैं, उधर ये लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, आपको डंडा चलाना होगा। आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं, लेकिन आप तब भी सब बात समझते हुए भी आप उनकी बात को, उनके भावना को अकोमोडेट करते हैं, ज़्यादा मौका देते हैं उनको, लेकिन ये उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, कहीं से अप्रिशिएट नहीं करते। तो मुझे यही लगता है कि जो भावना व्यक्त की है हाउस के लीडर ने, हम सब उस भावना के साथ है, और एक कोई न कोई कड़ी कार्रवाई, उनको तो माफ़ी मांगना ही चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो भी इंस्टिगेट हुआ है यहाँ पर, जो उनके सर्वोच्च नेता हैं, उन्होंने बैठ करके ये किया है। संजय कुमार झा का कहना था कि सोनिया गांधी ने उकसाने का काम किया है, जिसके चलते हंगामा बढ़ा। वहीं जब बारी आई रामदास आठवले की, तो उन्होंने सदन में हुई घटना को लेकर कहा कि जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई ज़रूरी है। बाकी शेर व शायरी वाला अंदाज रामदास आठवले से कहाँ कभी छूटा है, तो आज भी उन्होंने शायरी की है और आपको हम उसे सुनवा के ही मानेंगे, जैसे वो शेर कह के ही मानते हैं। चेयरमैन सर, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा काला दिन है। लोकतंत्र को मतलब इसी तरह उनका मजाक उड़ाना, संसद का मजाक उड़ाना, सभापति का मजाक उड़ाना, आपने तो उनको बहुत बार आपने तो बहुत बार उनको टोका, लेकिन बहुत बार इन्होंने दे दिया आपको ये धोखा। बहुत बार आप इनको बहुत बड़ा चांस देते रहे। आपकी चेयर जो है, चेयर है, अपोजिशन हो, सत्ताधारी हो, तो सबके लिए है। सत्ताधारी पार्टी के माध्यम से आप चुनकर आए, बात सही है, लेकिन अपोजिशन को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उनको भी नियम होते हैं। नियम की बात करने वाली नियम हमेशा तोड़ते रहे हैं, और आज मतलब उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। मैंने तो एक बार मांग किया था कि जो लोग रोज गड़बड़ करते हैं, 2-3 बार गड़बड़ किया ठीक है, चौथी बार गड़बड़ करेंगे तो उनको सस्पेंड करना ही चाहिए। उनको अगर यहाँ का काम नहीं करना है, बात नहीं करनी है, बात नहीं सुननी है, चेयरमैन का भी कुछ नहीं तो सुनना है, तो ऐसे लोगों को इधर रहने का क्या अधिकार है? मतलब सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो पीठासीन उपसभापति हरिवंश ने सदन को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं 3:46 पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा से वक्फ बिल 2024 के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों के नामों की जानकारी दी। सर, आई राइज टू मूव द फॉलोइंग मोशन दैट दिस हाउस कंकर्स विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द लोक सभा that this House do join in the joint committee of the Houses on the Waqf Amendment Bill 2024 and resolves that the following members of Rajya Sabha be nominated to serve
on the said joint committee. Number 1, Sri Brijlal. Number 2, Dr. Medha Vishram Kulkarni. Number 3, Sri Ghulam Ali. Number 4, Dr. Radha Mohan Das Agarwal. Number 5, Dr. Syed Nasir Hussain. Number 6, Mohammad Nadimul Haq. Number 7, Sri V. Vijay Sai Reddy. Number 8, Sri M. Mohammad Abdullah. Number 9, Sri Sanjay Singh. Number 10, Dr. Dharmesh Tala Virendra. अब बारी लोकसभा की। आसन पर आते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की ओर से भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम को ब्रॉन्ज और नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतने के लिए बधाई दी गई। 11:05 इस समय पर लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल की घोषणा कर दी। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रदेश की आबादी देखते हुए हाई कोर्ट की 2 खंडपीठें बनाने को लेकर सवाल पूछा। इस पर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने जवाब दिया। आपको याद होगा लॉ कमीशन ने 125वां रिपोर्ट आप देख ली, उसमें स्पष्ट है और गांधी जी का वो जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाई, ये जो 2 इशू है इसको आप देखिए, इसमें कहीं से राज्यपाल या आप उसको मंगा सकते हैं। अन स्टेट में आप ही के स्टेट में 3, महाराष्ट्र में 3, बिहार की आबादी 13 करोड़, महाराष्ट्र में 2, मध्य प्रदेश में 3, राजस्थान लखनऊ में 2, जबकि तीसरा लखनऊ में 4 होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में। बिहार में मेरा आग्रह है कि बिहार में एक हाई कोर्ट पर 2,37,000 लगभग अभी तक केस पेंडिंग है पटना हाई कोर्ट में। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि अभी तुरंत कुछ दिन पहले वकील को रहने के लिए कोई पटना में जगह नहीं है, तो नीचे में बैठ करके वकील साहब हाई कोर्ट के वहां पर मैं बता रहा हूं कि जल गए ट्रांसफर पर। मेरा आग्रह यह है इसमें कि पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच आज से लंबित नहीं है, या पूर्णिया, कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, भागलपुर का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा पुअर पीपुल है, पटना नहीं आ सकता है, दूरी है और जस्टिस उससे नहीं मिलेगा। उसी तरह बेतिया, छपरा, सीभार, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, तो 2 बेंच और, एक पूर्णिया, एक मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा। राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, हाई कोर्ट प्रस्ताव भेजेगा। मैं आपके माध्यम से पुनः माननीय सदस्य को ये चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि जसवंत सिंह कमीशन की रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसमें कुछ प्रक्रियाएं तय कर दी। उस प्रक्रिया के तहत पहले राज्य कंसर्न में हाई कोर्ट और राज्य सरकार नई बेंच स्थापित करने के विषय में सभी पहलों पर विचार करके आपसी सहमति बनाएंगे। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, राज्य सरकार का चीफ मिनिस्टर और फिर गवर्नर, ऐसी सहमति बनेंगे। ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो अभी कोई ऐसा प्रस्ताव आया हुआ नहीं है, यही मैंने उनको कहा। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालयों की 25 प्रिंसिपल सीट के अलावा, ये बात ठीक है कि कुल 15, जिसमें 13 परमानेंट बेंच और 2 सर्किट बेंच कार्यरत है। घड़ी में 11:28 हो रहे थे। हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से सवाल पूछा। बात रशियन आर्मी में शामिल भारतीयों को लेकर थी। डॉक्टर जयशंकर ने बहुत इत्मीनान के साथ जवाब दिया, बताया कि अब तक इस मामले में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। Thank you, sir. Sir, will the Honorable Minister be kind enough to answer my specific question? He has accepted that there are 69 Indians who are stuck in Russia. Will the Indian Embassy in Russia ensure that these boys who are stuck at Russia-Ukraine border, will you facilitate them and bring them to Moscow? And 8 have died. 2 boys' dead bodies from Punjab and Haryana, the DNA have been done. These bodies have not been returned. One Kashmiri boy, Zahoor, no one knows about his whereabouts. And as he knows that one Baba Vlogs in Dubai, Faisal Khan in Russia, Moin, Ramesh and Pushpreet, these are the main criminals sitting in Russia and one in Dubai who are misguiding our youth. Will the government first cancel their passports, issue an LOC? And third, if the Russian government is not taking us serious, if the Russian government is not taking us serious, will this government not purchase any Russian oil? Will they stop these Indian refiners from buying discounted oil from Russia? Sir, I will give
a set of very specific answers to the very specific questions of the honourable member. There are, as I said, sir, 8 Indian nationals who unfortunately died while in service with the Russian armed forces. 4 of them, their mortal remains have been sent to India with the payment made by the Indian Community Welfare Fund. In one case from Haryana, the Russian Foreign Ministry has informed us about his death. They have sought a DNA test report to identify him. This has been sent to the Russian side. We are following up. In one case relating to a person from Gujarat, the family wants cremation in Russia. The necessary authorization from the family has been obtained. It has been sent to the Russian side. In a case from Punjab, the Russian side has requested for DNA sample. That DNA sample is being provided. And finally, in the case of from Uttar Pradesh, sir, the 8th case, the family has sent their wishes that the mortal remains should be brought back. We expect that it will be brought back. Regarding the people who are involved in the trafficking, sir, we will have to go by what the CBI inquiry has told us, because that is evidence, that is what is legally permissible. We have 19 people, including, sir, some of the names that the honourable member had referred to. In each case, the inquiries are going on. In many cases, the prosecution is going on. So I can assure the honourable member through you, sir, that we take this very, very seriously. His last point, what is the status of discussions between us and the Russian government? I think it would be fair to say that after the Prime Minister himself has taken up the matter with the Russian President, and the Russian President has himself given an assurance. जब घड़ी में दोपहर के 12 बजे तो लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने को कहा। महज 3 मिनट बाद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 सदन में पेश किया। इसके तहत प्रति बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों या कहें नॉमिनी के ऑप्शन को मौजूदा 1 से बढ़ाकर 4 करने के प्रावधान है। यानी आप नॉमिनी 1 की जगह 2, 3, 4 तक रख पाएंगे जब ये बिल कानून बनेगा। इससे पति पत्नी या माता पिता के अलावा भाई बहन को भी नॉमिनी बनाने का विकल्प मिल सकेगा, या जिसे आप चुनते हैं उन्हें। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 और बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल पेश किया। सोनोवाल ने बताया कि भारतीय समुद्री माल ढुलाई अधिनियम 1925 तकरीबन 100 साल पुराना है। इसमें ज़रूरी बदलाव करने के उद्देश्य से इसे सदन में रखा गया। उन्होंने कहा कि इस बिल को सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन और वैश्विक रूप से बदलती स्थितियों को देखते हुए निर्देश जारी करने की पावर मिल जाएगी। हालांकि समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2024 का तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस नए बिल में महज कुछ नए संशोधन हैं। वो बोले कि इस गैर जरूरी कानून को खत्म ही कर देना चाहिए, इससे देश का कुछ भी भला नहीं होगा। दोपहर 12:24 हुए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 सदन में पेश किया। सौगत राय ने इसका भी विरोध किया। वो बोले कि 1989 का एक बिल है जो कि बहुत पुराना नहीं है। वो आगे क्या बोले, आप सुनिए। रेलवेज एक्ट 2024 रेलवेज अमेंडमेंट एक्ट, इसको विरोध करता हूँ। मंत्री ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन रीजन में बताए हैं कि फंक्शनिंग एंड इंडिपेंडेंस ऑफ रेलवे बोर्ड विल बी एनहांस्ड टू दिस बिल। ऑल द प्रोविजन of Indian Railway Board Act 1905 are proposed to be incorporated in the Railways Act 1989 through the bill. अभी तक 1989 का एक बिल है. It's not a very old. Originally, as you have mentioned, railways were separated from PWD. Then the Railway Board was set up. May I represent to you, Honorable Chairman, that the Railway Board is the worst bureaucracy that can happen. It is inflexible, unable to take timely decision, and unable to give relief to the people of this country. The railway minister, instead of bringing unnecessary bills which have functioned for a long time,
should give attention to railway accidents. He himself was present when the railway accident took place at Balasore. He was present when again the Kanchenjunga Express rammed into a stationary goods train. The whole question is, what is the railway doing about safety of passengers on railways? The railway minister has introduced Vande Bharat trains. Good. They take you fast. ये हाथ मत दिखाइए. When I oppose something, I can bring all the points. आपका ये रेलवे बोर्ड ये फेल टू कंट्रोल एक्सीडेंट्स. आप इसको ज्यादा पावर देने से क्या होगा? सौगत राय ने रेल मंत्री को नसीहत दी कि उन्हें रेल हादसों पर भी ध्यान देना चाहिए. इस पर अश्विनी वैष्णव ने तंज भरे लहजे में सौगत राय को जवाब दे दिया. मुझे लगता है कि प्रोफेसर सौगत राय जी के पास शायद काम की बहुत कमी है, इसीलिए बहुत ही कोई भी सुपरफ्लुअस ऑब्जेक्शन लाना इनके पास मजबूरी है, काम नहीं होगा. आप अपनी पार्टी से भी निवेदन करें ज़्यादा काम लाएं. मैं विषय पे आता हूँ, इस बिल की ज़रूरत क्यों है. माननीय अध्यक्ष जी, जैसे आप सब जानते हैं, रेलवे जब भारत में इंट्रोड्यूस हुई तब पीडब्ल्यूडी की एक शाखा थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की एक शाखा थी. इसमें एक रेलवे ब्रांच के नाम से अलग से इसका डेवलपमेंट चालू हुआ. और जब रेलवे का विस्तार बढ़ा तो ज़रूरत महसूस हुई कि इसमें एक अलग तरह की व्यवस्था बननी चाहिए. इसीलिए 1905 में जब बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स और दूसरी कई संस्थाएं जिन्होंने रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया, तो एक रेलवे बोर्ड की व्यवस्था आई. और रेलवे बोर्ड की व्यवस्था तब एक स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं आके एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन के माध्यम से आई. और इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि बाकी सभी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में रेलवे एक अलग तरह का डिपार्टमेंट है. ये एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है. और दूसरा, इसमें नेटवर्क इफेक्ट होता है कि अगर 3 अलग अलग रेलवे नेटवर्क्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो जैसे मान लो आज भी कई बार ये प्रश्न आता है, माननीय सांसद महोदय भी कई बार प्रश्न पूछते हैं कि सामान मान लो एक जगह से चढ़ा रेलवे में और दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो रेवेन्यू जो भी सामान चढ़ा रहा है वो तो सारा का सारा अपने ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे देता है. लेकिन बीच में जितने भी रेलवे सिस्टम आए, उन रेलवे सिस्टम की भी ज़रूरत होती, तभी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है. फिर सेम डायमेंशन होने चाहिए, सिमिलर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, रेलवे का टाइम टेबल यूनिफाई होना चाहिए. ये सब व्यवस्थाओं को देखते हुए 1905 में रेलवे बोर्ड को बनाया गया था. और जब 1989 में जब नया कानून आया, इंडियन रेलवे एक्ट ऑफ 1890 को रिप्लेस करके 1989 का एक्ट लाए, उसमें एक ये कमी रह गई थी कि रेलवे बोर्ड को स्टैट्यूटरी पावर देने का जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए थे. एक उसके साथ सेविंग क्लॉज के जरिए से लिंक रखा था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ, लेकिन ये एक कमी थी जिस कमी को ये बिल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है. इससे रेलवे बोर्ड के कंप्लीट पावर्स एनहांस होंगे और रेलवे की एफिशिएंसी में इससे बढ़त मिलेगी. पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर एक्शन को लेकर शून्यकाल में सवाल रखा है. सभापति महोदय, मैं देश के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में बात करना चाहता हूं जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है और जिसका आतंक पूरे देश में है. और आजकल वो गुजरात में साबरमती जेल में बंद है, जिसने दुनिया के मशहूर कलाकार सिद्धू मूसेवाले को मारा है और जो कहता है मैं सलमान खान को मारूंगा. और पंजाब के अंदर उसका आतंक चरम पर है और व्यापारियों से फिरौती लेता है और जो व्यापारी फिरौती नहीं देता है उसको मार दिया जाता है. कल क्या हुआ, जेल के अंदर से उसका इंटरव्यू आया है. पिछले 6 महीने पहले हमने शोर मचाया, हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया. उसके बाद कल पता चला कि पुलिस के लोगों ने सीआईए में जहां इंटेरोगेशन होता है वहां पर एक बड़े मशहूर चैनल पर उसका इंटरव्यू आया. पंजाब में एक हुआ और एक राजस्थान में हुआ.
जो ऐसे चलता है जब कोर्ट में जाता है जैसे देश का गृह मंत्री जाता हो, जो व्यक्तियों के कत्ल करता है, क्या केंद्र सरकार उसके बारे में कुछ करेगी और नहीं करेगी? रोजाना लोगों को मारने का काम करता है। ये बाहर की बातें करते हैं, लेकिन देश में जिस बंदे ने आतंक फैला रखा है उसके बारे में कुछ करना चाहिए। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जलभराव का मुद्दा सदन में रखा। उन्होंने दिल्ली सरकार के कामकाज की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की मांग कर दी। दिल्ली में सीवेज की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और दिल्ली सरकार पूर्ण तरह संवेदनहीन है। अध्यक्ष जी, मेरी अपनी लोकसभा में किदवई नगर, कोटला, मुनीर का, कीर्ति नगर, राजेंद्र नगर और यहाँ तक कि और कई अन्य पॉश इलाके भी पूरी तरह डूब रहे हैं। यहाँ पर डीसिल्टिंग नहीं कराई गई है नालों की और सुपर सकर भी कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। मेरा ये निवेदन है केंद्र सरकार से कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन हो ताकि दिल्ली सरकार की निष्कर्मता की जांच हो सके और इस स्थिति से। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर से कांग्रेस सांसद प्रणिति सुशील कुमार शिंदे ने स्मार्ट सिटीज की व्याख्या को लेकर एक बड़ा इल्जाम लगाया। जो स्मार्ट सिटी योजना है केंद्र शासन की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इट्स अ मनी मेकिंग रैकेट। जितनी भी महाराष्ट्र में सिटीज है जहाँ पे ये स्मार्ट सिटी लगाई गई है, वहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी गवर्नमेंट में पिछले 3 सालों से इलेक्शंस नहीं लिए हैं और इसीलिए जो स्मार्ट सिटीज है वहाँ पे अधिकारी जो है और जो स्मार्ट सिटी के कॉन्ट्रैक्टर्स है उनके बीच में नेक्सस है। ना शोलापुर में रास्ते हैं, ना एयरपोर्ट है, ना पानी है। मैं आपके द्वारा 2:38 का वक्त हुआ था। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के हालात बताए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक सवाल भी खड़ा किया। सवाल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार पर कुछ न कहने को लेकर, सवाल गाजा वाले वाकये पर। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में है, हाल ही में घटा, उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहाँ पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। तो आपने सुना अनुराग ठाकुर को। अब हम चलते हैं उन नामों पर जो लोकसभा से वक्फ बिल 2024 के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा बनेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उन नामों की घोषणा कर दी है। सीरियल नंबर 1 श्री जगदम्बिका पाल, 2 डॉक्टर निशिकांत दुबे, 3 श्री तेजस्वी सूर्या, 4 श्रीमती अपराजिता सारंगी, 5 श्री संजय जायसवाल, 6 श्री दिलीप सैकिया, 7 श्री अभिजीत गंगोपाध्याय, 8 श्रीमती DK अरुणा, 9 श्री गौरव गोगोई, 10 श्री इमरान मसूद, 11 श्री मोहम्मद जावेद, 12 श्री मौलाना मोहिबुल्ला, 13 श्री कल्याण बनर्जी, 14 श्री A राजा, 15 श्री लावू श्री कृष्ण देवरायलू, 16 श्री दिलेश्वर कमायत, 17 श्री अरविंद सावंत, 18 श्री मात्रे बालिया मामा सुरेश गोपीनाथ, 19 श्री नरेश गणपत मास्के, 20 श्री अरुण भारती, 21 श्री असाउद्दीन ओवैसी, and 10 members from Rajya Sabha, that in order to constitute a sitting of the Joint Committee of quorum shall be 1/3 of the total number of members of the Joint Committee, that the committee shall make a report to this House by the last day of the first week of the next session,
that in other respects, the rules of procedure of this House relating to the parliamentary committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make, and that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to this House names of the members to be appointed by Rajya Sabha to the joint committee. I have obtained the consent of the members to serve in the committee. तो राज्यसभा में जहां खूब हंगामा रहा, वहीं लोकसभा में अलग अलग विषय रखे जाने के साथ दोनों सदनों की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए अब स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही संसद में आज भी लौटेगा नए सत्र के साथ। आपको इस सत्र में हमारे प्रेजेंटेशंस कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके लिए ये शो लिखा हमारे साथी हिमांशु ने और कैमरे के पीछे थे जतिन। शुक्रिया, शुभ रात्रि।